आपको सफ़र ज़िंदगी के इस एपिसोड में रूबरू करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह जी से, जो कि एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना एवं कथक गुरु हैं। वर्तमान में आप भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रथम वीसी पद को सुशोभित कर रही हैं। दीदी, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताएं, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही आपकी? अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैं खैरागढ़ राज परिवार से संबंध रखती हूँ और संगीत से जुड़ा तो मेरा पारिवारिक माहौल मुझे नहीं मिला था, पर यह था कि जैसा आप जानती हैं कि छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ एक छोटा सा रियासत हुआ करता था और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही वो जिला बना। तो वहाँ का जो राज परिवार था उनका बहुत बड़ा योगदान रहा संगीत और नृत्य कला के क्षेत्र में। सन 1956 में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी ने अपना पूरा महल दान दे दिया संगीत और नृत्य कला की उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण शिक्षण के लिए, शोध के लिए। और ये पारिवारिक माहौल कह सकते हैं कि चूँकि उसी परिवार से मैं संबंध रखती हूँ और उसी जगह पे मेरा जन्म हुआ, तो सांगीतिक वातावरण मुझे मेरी पृष्ठभूमि में था जी। और ऐसा था कि जैसे हर एक बचपन में होता है लड़कियों को कि थोड़ा नाचने का शौक होता है, उसी तरीके का कुछ शौक मेरा था, मुझे बताते हैं। और कोई यदि एक हाथ दो गाने पे कहते था कि नाचो, तो मैं वहीं पे नाचना शुरू कर देती थी। जबकि बाद में मैं उतनी फ्री नहीं रही, जैसा कहते हैं कि बचपन में मैं करती थी। तो उसको देख के ही मेरे रिश्ते में एक भाई लगते हैं, उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में। जब मुझे लगता है कि उस समय मैं रही होंगी 8 साल की, 9 साल की, 9 भी नहीं होगा, 8 साल की रही होंगी जी। और ऐसा था कि वहाँ जैसे ही मेरा एडमिशन हो गया कथक नृत्य में, तो फिर मैं जुड़ गई। उसके बाद से आज का दिन है कि कभी छूटा नहीं, विश्वविद्यालय से जुड़ी रही। हाँ, और वो नृत्य से जुड़ा मेरा फिर वो कनेक्शन जो बना 8-9 साल की उम्र से, तो वो आज तक है। और तो क्या दीदी उस समय परिवार में लोगों ने पसंद किया, क्या कथक नृत्य उस जमाने में पसंद करते थे माता पिता? ये तो अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उस समय की बात करें तो संगीत को ही स्वीकार करना इतना मुश्किल था, तो नृत्य तो बहुत दूर की बात थी। और अभी मेरे पिताजी कुछ महीने पहले ही नहीं रहे, और उनकी मृत्यु के बाद ही एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब तुमको नृत्य में वहाँ एडमिशन दिला दिया, तो मेरे फादर ने कहा कि माँ ने बताया होगा उनको कि आज ऐसा ऐसा हुआ, तो वो कह रहे थे कि डांस में क्यों करवाया, गाने में करवाते जी। तो गाने में ऐसा है, उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़्यादा दिन तक कर लेगी। मतलब उनका ऐसा था कि ये कुछ सालों में थोड़ा छोटी है तो शौक किया सब ठीक है, पर स्वीकार तो नहीं किया था, बिल्कुल नहीं था। और उसका मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही संघर्ष में रहा मेरा शुरुआत का नृत्य का विषय लेना। और जैसे ही एक समझ विकसित हो गई, जब समझ में आने लगा कि अच्छा बुरा और मदद की बात कहें या घर से प्रोत्साहन की बात जब समझ में आने लगी, तो वो नहीं मिलता था, ऐसा रहा। तो उस समय गुरुजन कौन थे आपके जिसने आरंभ किया था? ये वहाँ विश्वविद्यालय में रायगढ़ भी एक रियासत था। छत्तीसगढ़ में 2 रियासत, खैरागढ़ और रायगढ़, दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा संगीत और नृत्य के क्षेत्र में। तो रायगढ़ रियासत जो कि खैरागढ़ से 250-300 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ 20वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में शुरुआत में उनका राजा चक्रधर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने अपने दरबार में
4 ऐसे महान नर्तकों को तैयार करवाया। कथक के उस समय के जितने तत्कालीन गुरु थे उनसे उनको विधिवत शिक्षा दिलाई और उन चारों नर्तकों को कहना चाहिए कथक की सभी शैलियों जो घराने उस समय चल रहे थे, तीनों घराने, उनके महान गुरुओं से प्रशिक्षित करवा के एक उनकी जो कहना चाहिए उनका जो सपना था, उनकी जो परिकल्पना थी कि नृत्य को और संगीत को संपूर्ण रूप में देखें, विशेषताओं को एक साथ को देखना चाहते थे। तो ऐसे गुरुओं नर्तकों को उन्होंने वहाँ रायगढ़ दरबार में प्रशिक्षित करवाया और उनमें से एक गुरु पंडित कल्याण दास महंते जी, वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा देते थे। एकमात्र गुरु थे। जब हमारा शिक्षण शुरू हुआ उसके पहले कोई एक और थे, पर हमारा जब प्रशिक्षण शुरू हुआ तो उन्हीं से हुआ और 6 वर्षों तक मैं लगातार उनसे सीखते रही। तो मेरा जो बेस है या जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है नृत्य की, कल्याण दास महंत जी से हुई और वो बड़े लगन से सिखाते थे। बेस उन्होंने बहुत अच्छा पुख्ता किया था। तो रायगढ़ के अनुसार मेरा प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ। कथक नृत्य के रायगढ़ की विशेषताओं को लेकर या रायगढ़ में जो गुरु बने उनको उन्होंने मुझे तैयार किया शुरुआत 6 वर्षों में। तो कहीं ना कहीं आपके गुरुजनों का और आपकी माता का योगदान रहा है आपको नृत्य के क्षेत्र में। बिल्कुल उनका पूरा सपोर्ट। बिल्कुल, ये इसमें मैं लकी रही कि मुझे जो भी गुरु मिले बहुत अच्छे मिले। वो बिल्कुल बहुत अच्छी कहानी और मुझे लगता है कि गुरुओं का विशेष योगदान रहता है। ये फील्ड ऐसा है कि गुरु की कृपा या गुरु की ईमानदारी शिष्य के प्रति और गुरु का प्रशिक्षण, गुरु का ज्ञान, ये सब बहुत मायने रखता है। तो वो चीज़ें मुझे मिली, बहुत अच्छे से मिली। खैर विश्वविद्यालय में आपने पूरा मुझे लगता है काफ़ी समय गुजारा वहाँ पे, तो किस आयु से आपने वहाँ पे प्रशिक्षण देना आरंभ किया? अच्छा, वो छोटी थी 21 साल की मात्र। और मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने MA किया और मैं वहाँ हवेली चौक में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई थी 1996 में। और वो उसमें भी मतलब मुझे लगता है कि एक रास्ता मुझे बड़ा अच्छा मिलता गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो स्वीकार्यता नहीं थी, तो इतनी जल्दी मैं अपने पैर पे खड़ी हो गई। तो मुझे वहाँ स्वतंत्रता मिल गया कि मैं अपने अनुसार निर्णय ले सकूँ और सक्षम रहूँ। मैं मतलब खैर जब तक आदमी होता है तो उनका कहीं ना कहीं तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी या उनके प्रति निर्भरता तो रहती है, बट आर्थिक रूप से कहना चाहिए या और दूसरे तरीके से मैं इतनी सक्षम हो गई थी कि मैं अपना निर्णय लेने लगी थी। और धीरे धीरे करके फिर परिवार का सहयोग भी मेरे साथ जुड़ता गया जी। उन्होंने देखा कि ये लगी हुई है, कर रही है, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई। और मेरे परिवार में लोग कर भी रहे हैं। मेरे भाई की बेटी डांस सीख रही है और दोनों भाइयों की बेटियों ने सीखा और कर रहे हैं। और संगीत के प्रति उनका काफ़ी मेरे परिवार की सोच बदली और खैर समय भी बदल गया। आपको देखते हुए, मेरे को देखते हुए और प्रेरणा स्रोत रही अपने परिवार के लिए कि आगे पीढ़ी भी अब उससे जुड़ गई है। और अभी स्थितियाँ बदल गई हैं सामाजिक रूप से भी। हाँ बिल्कुल, समाज की सोच बदली है। परिवार चाहता है कि उनका बच्चा संगीत सीखे। जी। नृत्य के प्रति अभी भी उतनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम, पर संगीत के प्रति बिल्कुल जी। दीदी, आपको अपने कथक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा आपको फेलोशिप भी प्राप्त हुई, कुछ उसके विषय में बताएं। मुझे 2 फेलोशिप मिला। एक तो पोस्ट डॉक्टरल मिला, वो मुझे मिला था 2009 में। और मुझे उस समय भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से मिला था।
और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे फील्ड में एकमात्र फेलोशिप था उस समय जो मुझे मिला था। और रायगढ़ दरबार का कथक नृत्य की रचनाओं को लेकर मैंने काम किया जी। था। और मुझे अच्छे से याद है कि उस समय जो कमेटी में एक्सपर्ट थे, मुझे कहा था कि आप कुछ और सोचिए। उन्होंने इधर उधर से कोशिश किया, पर हमेशा मैं अपने फैसले को लेकर ना बड़ा क्लियर था मेरा हर चीज़। तो मैंने कहा था कि यदि मुझे करना है काम तो मैं इसी विषय पर करूँगी। और मुझे वो फेलोशिप मिला, 2 साल का था। और वो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का फेलोशिप मिला। और उसके बाद भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला है, जी। वो वहाँ मैं 2007 से 9 तक एसोसिएट थी। और उसके दौरान मुझे लगता था कि यहाँ मैं कब फेलो बन जाऊँ। एक मेरे दिमाग में होता था, क्योंकि एसोसिएट्स का वहाँ के फेलोज़ के साथ इंटरेक्शन होते रहता है जी। था। और मैं देखती थी वहाँ काम करने की बहुत संभावना है, पर मुझे लगता था कि हमारे विषय को लेकर वहाँ मैं फेलो बन पाऊँगी। बात आती थी दिमाग में और लगता था कि शायद संभव नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली बार आवेदन किया था, उसके लिए अप्लाई किया था और मैं सेलेक्ट हुई। और मुझे वो अवार्ड भी मिला। ये कहीं न कहीं आपका किया कथक के प्रति समर्पण। हाँ। और उस जिस विषय पर मैंने काम किया कि आज जो कथक की स्थिति है उसमें जो परिवर्तन हुआ है और जो चुनौतियाँ हैं, जी। उस पर मैंने काम किया और मैं बहुत खुश थी। वो काम मुझे काफ़ी संतुष्ट करता है, मुझे संतुष्टि देता है। और तो ऐसा 2 फेलोशिप मुझे मिला। हमें लगता है विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वो आपका शोध जो आपने किया। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कथक नृत्य पर मुझे जो फेलोशिप मिला, ये इस विषय के लिए, इस विधा के लिए जो हम परिवर्तन की बात करते हैं कि आज शासन के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा या सामाजिक स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि कथक नृत्य विषय भी सभी विषयों के साथ उसको देखा जा रहा है और सोचा जा रहा है इसके बारे में। तो बहुत सुंदर। दीदी, आपने खैरागढ़ विश्वविद्यालय से अपनी कथक नृत्य शिक्षा की भी प्रारंभ किया और उसके बाद आप वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रहीं, फिर प्रोफेसर रहीं, फिर कुलपति होने का गौरव भी आपको प्राप्त हुआ। तो ये अलग-अलग पलों के कुछ अपने अनुभव बताएं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में जो भी मुझे मिला, बहुत कुछ मिला। मैं आज जो भी हूँ खैरागढ़ विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के उस परिवार में जन्म लेने का ही परिणाम है। पर सब कहना चाहिए कि कोई विशेष प्रयास से नहीं था। मुझे लगता है कि मैं अपने काम के प्रति या जब शिक्षा ले रही थी मैं बड़ी निष्ठा से ले रही थी। और कहते हैं ना कि यदि हम एक विश्वास के साथ या अच्छी भावना के साथ, परिश्रम के साथ, अनुशासन के साथ यदि किसी चीज़ में हम आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित होती है। और ये मेरे साथ हुआ कि जैसे ही मैंने एमए किया और बहुत मेहनत करती थी उस समय। और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट वहाँ निकला और मैंने आवेदन किया, मैंने नहीं सोचा कि मेरी नौकरी लग जाएगी। पर एमए करने के बाद नौकरी की तलाश जरूर थी। मुझे लगता था कि कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी किसी पोस्ट में मैं जाऊँ, पर था कि मैं अपने पैर हो जाऊँ। तो मैंने किया, अप्लाई किया और वो इत्तेफाक था कि उस समय ही वैकेंसी निकली थी और मैंने इंटरव्यू दिया और भूल भी गई कि मैंने इंटरव्यू दिया है, कभी मेरा सिलेक्शन होगा। और 86 की बात है, मैं सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद जैसा यूनिवर्सिटी सिस्टम में ऐसा होता है कि एक पोस्ट में आप टीचिंग पोस्ट में आ गए तो निश्चित समय के बाद प्रमोशन की बातें रहती है। फिर दूसरा इत्तेफाक ऐसा आया कि आपको आश्चर्य लगेगा, बट मुझे लगता है ये बात मैं ओपनली कहना चाहती हूँ कि
1996 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गई, जो कि कैस में प्रमोशन से नहीं था। पर मेरा ड्यू था 1996 में, और 2000 में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें प्रमोशन की भी बात थी और नियमित एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर का पोस्ट एडवर्टाइज हुआ था। और ऐसा था कि चूंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी और एसोसिएट के लिए मैं सोच रही थी, जी पर वहाँ प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकली। तो मेरे गुरुजी डॉक्टर पीडी आशीर्वादन जी उस समय जीवित थे, और मेरे जीवन का निर्णय उनके ऊपर निर्भर था जी क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, उन पर भी मैं बोलना चाहूँगी। जी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करिए। तो मैंने कहा कि अरे सर, अभी तो मैंने सोचा नहीं उसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि उस यूनिवर्सिटी में यदि कोई प्रोफेसर आएगा तुम्हारे रहते, तो तुम्हारे से जो बेहतर है वो आएगा। यदि तुम अप्लाई कर दोगी तो तुम्हारे से बेहतर होगा वो आएगा, और अदरवाइज तुम सेलेक्ट हो जाओगी। हो सकता है कि तुम्हारे से कोई ऐसा बेहतर ना ना हो और आए। तुम सेलेक्ट हो जाओ। तो बिल्कुल लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था इसके लिए, वो भी देखिए कि मेरी किस्मत कहना चाहिए। और ऐसा हुआ कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर का जो 96 से ड्यू था उसमें भी मैं प्रमोट हो गई थी, और जो डायरेक्ट पद था असिस्टेंट प्रोफेसर का और प्रोफेसर का, दोनों में सेलेक्ट हुई। मतलब वो एक बहुत बड़ा मेरे जीवन का कहना चाहिए दिन था, जो एक साथ में 3 इंटरव्यू में एक दिन में मैं सेलेक्ट हो गई। और उसमें भी कोई अनुग्रह आग्रह नहीं था, क्योंकि मुझे वो अपना साक्षात्कार याद आता है कि बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मैंने दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद और मुझे अपने अपने काम के प्रति जो एक भरोसा था वो मुझे हमेशा हर जगह ऐसी चुनौतियों पर कहीं न कहीं किया है। काम के प्रति समर्पण काम आया आपके। उसके बाद आपने कुलपति की बात कही, तो जी। कुलपति का भी 2011 में कुलपति का पद विज्ञापित हुआ, और मुझे लगता था कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कोई अच्छा कुलपति नियुक्त हो जो विश्वविद्यालय के विकास को बहुत अच्छे से समझे और उस पर कार्य करे। क्योंकि आप जैसा कह रही थी कि मैं वहाँ मेरा जीवन पूरा, मेरा बचपना बीता और मेरा पूरा जिया समय आपने। हाँ मैंने जिया खैरागढ़ खैरागढ़ विश्वविद्यालय को जिया, और मेरे जीवन का एक एक पहलू कहना चाहिए से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी मेरी लाइफ की इससे जुड़ी हुई है। जी। तो मुझे लगता था कि कोई सही व्यक्ति आए, ये मेरे दिमाग में हाँ। होता था। और कहीं मैंने चाहा भी कि अच्छे आए, ऐसा प्रयास किया। तो एक फिर मैं कहूँगी कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने मुझे कहा कि आप दूसरों के लिए कोशिश करती हैं, आप अप्लाई करिए, आप क्यों अपने लिए नहीं करती हैं। और चूंकि फिर वही बात आई कि मैंने परिवार को महत्व दिया है, और मैं जरूर वो कहना चाहूँगी कि हर एक के जीवन में परिवार का भी एक जो पक्ष होता है उसको हमेशा देखना चाहिए, और वो मैंने हमेशा देखने की कोशिश की। और मुझे लगा कि वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 2-3 पेज का मेरा बायोडाटा। आपको आश्चर्य होगा क्योंकि उन्होंने कहा है करके मैंने आवेदन कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय वहाँ कुलपति के सिलेक्शन की बैठक चल रही थी, मैं दिल्ली में थी, और यूजीसी की एक कमेटी में मुझे बुलाया गया था, मीटिंग चल रहा था। और दोपहर में मुझे पता चला कि किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जो लोग कोशिश कर रहे थे कि शायद आप पैनल में आ रही हैं। तो मैं सच में बताऊं, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर मुझे ना सेलेक्ट करे। ये मैं ओपनली कहना चाहती थी, और शायद ये इत्तेफाक रहा कि आज कभी कभी मेरी चर्चा तो होती थी, तो मैं ये मना रही थी कि ना सेलेक्ट हूँ। बट मैंने अपने पूरे जीवन से ये जाना है कि ईश्वर तय करता है, बिल्कुल। और निर्धारित बिल्कुल ना चाहते हुए मुझे शाम को फ़ोन आया, और कनॉट प्लेस में मैं थी, चश्मा बनवा रही थी। तो गवर्नर हाउस से फ़ोन आया कि आप कुलपति बन गई हैं। तो ये ऐसा इत्तेफाक मेरे जीवन का रहा है।
और 2 बार कुलपति रहने का गौरव आपको प्राप्त फिर हुआ। सेकेंड टेन्योर भी मुझे वहाँ मिला। जी। तो मुझे लगता था कि मैं दूसरा एक टेन्योर और कर लूँ, ताकि उस यूनिवर्सिटी के प्रति और उस परिवार से जन्म लेने के प्रति मुझे लगा कि इतना बड़ा योगदान खैरागढ़ राज परिवार का विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रहा, तो मैं उसमें क्या अपनी भूमिका निभा सकती थी, कर सकती थी, वो इन 2 टेन्योर में 9 साल के कार्यकाल में मैंने पूरी भरसक कोशिश की। मैं अपने आप को भूल के विश्वविद्यालय के विकास के लिए और विद्यार्थियों के लिए काम किया। दीदी कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं, क्योंकि हर लड़की की एक उम्र होती है और एक उम्र के बाद जो है माता पिता की इच्छा रहती है कि मैं उसका विवाह करूं, वो भी एक सपना होता है माँ का। तो इस विषय में आपने कभी नहीं सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जैसा आप कह रही हैं हर एक लड़की का या हर एक माँ बाप का होता है, उसी तरीके का जीवन हमारा भी था। मतलब तो कभी नहीं है कि नहीं कहना चाहेंगे कि इच्छाओं से हम दूर रहे, पर फिर वही कहना चाहूँगी कि ऐसा अपने काम के प्रति जो मेरा लगाव था और उसको बेहतर करने की कोशिश, और ऐसा लगा कि जब समय था और परिवार का एक दबाव भी था, तो लगता था कि कुछ करना है, कुछ बनना है, और ये सारी चीज़ें सामने आई और बाकी चीज़ें फिर हटती गई, छटती गई, और इसमें कोई मलाल है नहीं। मुझे लगता है कि शायद मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए चुना होगा कि और सेवा के लिए, क्योंकि दूसरी जिम्मेदारियां मेरी ऐसी रही नहीं, तो इन कामों को मैंने बेहतर करने की कोशिश की, अपना 100% दिया। और मैंने फिर अपनी इच्छाओं को, या कहना चाहिए अपने लिए व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं सोचा है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। मुझे मिल गया, लोगों को लगता होगा कि ऐसे पोस्ट में मैं रही, और काफ़ी ऊंचाइयों तक मुझे ईश्वर ने देखने का मौका दिया। पर गुरु कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा मेरे साथ रहा, और ईश्वर की इच्छा भी। जिसके साथ माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की इच्छा है, फिर और क्या चाहिए, सब अच्छा ही अच्छा होता है। हमको लगता है कि उसके बिना ये कुछ संभव नहीं है। इन सब के बिना आदमी तो बहुत है, हमारे से बेहतर कितने होंगे जिनको ये नहीं मिला होगा, पर मुझे मिला, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें थी, तो इसके कारण मुझे हासिल हुआ। जी दीदी, इस वर्तमान समय में आप लखनऊ में भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय बनने के बाद आपको प्रथम कुलपति होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय और ये भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों के ही में ही कार्य करने का आपका अनुभव रहा, तो उसके विषय में कुछ बताइए, क्या अंतर है दोनों में, या समान है, क्या है? दोनों की प्रकृति तो एक है, आप जानती हैं जी। और संगीत को समर्पित भातखंडे संगीत संस्थान था, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, और अब तो संस्कृत विश्वविद्यालय बन गई, तो अब तो इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। पर खैरागढ़ विश्वविद्यालय संगीत और ललित कला को समर्पित था। वहाँ फाइन आर्ट्स भी रहा शुरुआत से, तो चीज़ें थोड़ी सी और विस्तृत रूप में रही। पर भातखंडे दूसरी तरफ देखा जाए तो भातखंडे का इतिहास जो है संगीत का, वो बड़ा समृद्ध है बहुत, और उसके प्रति, उस संस्था के प्रति भी एक बड़ा सम्मान कहना चाहिए। उसको लोगों की नज़रें हमेशा भातखंडे विश्वविद्यालय पर रही। पर एक इत्तेफाक और मैं आपसे आज कहना चाहूँगी कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी 1956 में, और कहना चाहिए 1960 के दशक में ही रानी पद्मावती देवी जी प्रतापगढ़ से चूँकि संबंध रखती थी, तो लखनऊ से उनका तो संबंध रहा ही, उत्तर प्रदेश से, और भातखंडे जी के साथ डॉक्टर रतन जी, उनका भी योगदान भातखंडे संस्थान पर दूसरे बड़ा आचार्य होने का। और सोचिए कि इनको लखनऊ से खैरागढ़ ले जाया गया, और
खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति राधारंजन रहे और उनका असीम कहना चाहिए योगदान रहा। उन्होंने मतलब शुरुआत से बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नींव रखी और मुझे लगता है कि कितना सही चयन था। और दूसरा इत्तेफाक ये हुआ कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय बनने के बाद खैरागढ़ से प्रथम कुलपति के रूप में मुझे यहाँ बुलाया गया। तो दोनों एक कहना चाहिए सोचने के लिए कभी कभी मुझे मजबूर करता है कि उनका जब योगदान खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रति देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है या ऐसा सहयोग बन गया कि अभी प्रथम संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप के वाइस चांसलर के रूप में मैं यहाँ अपना बेहतर कैसे दूँ। और यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वो 1956 से यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी करना चाहिए, डॉक्टरेट वगैरह की शिक्षा वहाँ होती थी। पर भातखंडे संगीत संस्थान में शायद ये बाद में शुरू हुआ 2002 से यूनिवर्सिटी बनी। उसके पहले महाविद्यालय रहा तो वो शुरुआत से एक विश्वविद्यालय रहा। तो विश्वविद्यालय की परिकल्पना उसके प्रारंभ से जुड़ी और यहाँ प्रशिक्षण के मामले में कलाकारों के निर्माण की बात कहें तो भातखंडे मतलब कोई मिसाल है नहीं। और अब तो संस्कृति विश्वविद्यालय बन गई है तो क्षेत्र बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अनोखा विश्वविद्यालय होगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है। और चूँकि लखनऊ का जो सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक इतिहास और इस क्षेत्र का ये संगीत का हो या ललित कला या कला की बात करें तो इसके पीछे समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है मायने रखता है। और वो ही भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के विकास के पीछे भी ये अवधारणा और चूँकि उत्तर प्रदेश शासन का ये प्रयास रहा है कि संस्कृति विश्वविद्यालय बने तो मुझे लगता है कि शासन के सहयोग से और हम सबके संगीत और ललित कला भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित लोगों, शिक्षाविदों के सहयोग से ये विश्वविद्यालय बहुत अच्छा करेगा निश्चित रूप से। क्योंकि जब आपने सीखा उस समय की शिक्षण प्रणाली या पद्धति या विद्यार्थियों की जो लगन थी वो और वर्तमान समय में जो विद्यार्थियों की स्थिति है या प्रशिक्षण की स्थिति है उसके विषय में क्या कहना चाहिए? क्या कोई अंतर है? बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर दिखता है। मैं अपने समय की बात करूं तो संस्थागत शिक्षण प्रणाली में तो ये विधाएं आ गई थी जब हमने शुरू किया। गुरु शिष्य परंपरा से हटके और गुरु शिष्य परंपरा से संस्थागत में आने में भी आपको पता है कि बड़ा मतलब लोगों का योगदान रहा, लोगों का प्रयास रहा। नहीं तो ये विधाएं शिक्षण संस्थाओं में आना मतलब कठिन था। और उस समय की शिक्षा ऐसी थी कि सीमित लोग ही शिक्षा में आते थे। मुश्किल से एक कक्षा होती थी उसमें 5, 10, 15 लोग होते थे जो पूरी तरीके से इसके लिए आगे बढ़ना है, कलाकार बनना है या उनका उद्देश्य निश्चित रहता था। पर अब तो स्थितियाँ बदली हैं कि अनेक संस्थाएं बन गई हैं और जो स्पेशलाइज्ड भी हैं अलग अलग विधाओं के लिए। और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के बाद अनेक विश्वविद्यालय विभिन्न प्रांतों में बने हैं और शिक्षण पद्धति भी बदली है, सिखाने की पद्धति बदली है। क्लासरूम टीचिंग के अलावा आज विद्यार्थी जो आधुनिक तकनीक से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि ये इसमें काफ़ी बदलाव आया है और इसका भविष्य बहुत अच्छा हो गया। अब एक गुरु से ही सीखना या सीखने का कोई बंधन रह नहीं गया है। और संस्थागत शिक्षण प्रणाली में आने के बाद वो अनेक कलाकारों को विद्यार्थी देखता है, अनेक गुरुओं को देखता है
और पाठ्यक्रम में जो बदलाव आ रहे हैं आज की स्थिति के अनुसार उनको उनका कैसे प्रशिक्षण होना चाहिए, वो दौर गया कि 10 घंटे वो रियाज कर रहा है बिल्कुल निष्ठा से। हालांकि उनकी उस परंपरा की भी जो चीज़ें हैं, जो उसका कहना चाहिए एसेंस है, इसकी जो खुशबू है, वो जरूर आज की शिक्षण पद्धति में आना चाहिए। वो जो समर्पण की बात है, वो जो श्रद्धा की बात है, क्योंकि हमको इसकी परंपरा या जो मौलिक इसका उद्देश्य है भारतीय संगीत का, सिर्फ मनोरंजन नहीं है। इसके पीछे ये जो शिक्षा है अन्य शिक्षा से अलग इसीलिए है कि वो समर्पण चाहता है। एक अभ्यास की जो बात होती, साधना की बात है, कि सिर्फ उसको पढ़ाई से जोड़ा गया है, पर इसके पीछे की जो साधना की जो बात है वो विद्यार्थियों को समझना भी आवश्यक है। और आज के शिक्षण में इन सब चीज़ों को कैसे समाहित किया जाए और इसका प्रयास हम लोग कैसे करें, इसकी ज़रूरत मुझे अभी भी लगती है। और मैं अपना व्यक्तिगत स्तर पर मैं कोशिश में लगी रहती हूँ कि मेरे साथ जो विद्यार्थी, और मैं जब यहाँ काम करने के लिए आ रही थी और मेरे चयन की बात हो रही थी, तब भी मैंने एक बात रखा था कि मैं प्रशासनिक पद से ज़्यादा मेरी इच्छा है कि अब मैं विद्यार्थियों को शिक्षा दूँ और मैं उस पर काम करूँ। पर चूँकि मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे कहा गया कि आप काम करिए, तो ये तो ठीक है कि एक जिम्मेदारी मुझे मिली और उस पर मैं कोशिश कर रही हूँ। पर अभी भी मेरा शौक शिक्षा देना है। कहीं न कहीं ये संगीत का प्रशिक्षण जो गुरुमुखी विद्या है, बिल्कुल, तो वो आत्मा उसकी जीवित रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को मैं उस ओर जरूर ले जाऊँ कि उनको संगीत उनके मन में लग जाए। बिल्कुल, वो सिर्फ डिग्री, जाए। हाँ, वो एक डिग्री हासिल करने के लिए, एक किसी पद पे जाने के लिए ही ना रहे, संगीत उसकी आत्मा से जुड़ जाए, जीवन का अभिन्न तो अंग शायद है। ये और आगे इसका मतलब भविष्य और अच्छा होगा। दीदी ये बताइए, जो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं, कई बार क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे हैं और यूट्यूब उनका गुरु है, उस पर कुछ बहुत सारे वीडियोज हैं देख रहे हैं, तो उसको किस दृष्टि से देख रही हैं आप? क्या दोनों पक्ष है उसका, मैं समझती होंगी कि एक तो लगता है कि कहीं कहीं मैं भी देखती हूँ, जरूर सुनती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ लोगों को। और तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं बहुत गुमराह करने वाली जानकारी हमको लगती है, और लगता है कि उससे भटकाव होगा और बच्चा सही तरीके से जो चाहता है वो उसको नहीं मिलेगा, तो पूरी तरह से डिपेंड ना हो उस पे। हाँ ना हो। और वो कोशिश करें कि शुरुआत की शिक्षा जो उनकी है, जी। बेसिक शिक्षा जो है, वो अच्छे गुरु से मिले और अच्छी संस्था से मिले, और उसके बाद जो चाहे तो वो जब वो इतना सक्षम हो जाता है और समझ उसकी विकसित हो जाती है कि वो किसको लेता है नहीं, फिर उसके बाद तो ये चीज़ें ये लाभकारी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पारंपरिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आज के विद्यार्थियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं अपनी बात को मैंने कहा ही है, और आज के सारे विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो अपने उद्देश्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति उनका जो विचार है वो बहुत साफ सुथरा कहना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या करना है जीवन में, और वो किसी भी पक्ष में हो जाए, संगीत की बात ना करूँ, और हर एक क्षेत्र में जाने के लिए जो विद्यार्थी जीवन का कहना चाहिए अनुशासन, मैं बहुत मानती हूँ इस चीज़ को। और अनुशासित रहकर यदि वो अपनी शिक्षा को और अपने कार्य को वो आगे ले जाता है, और उसका चयन वो सही करे कि कौन सा क्षेत्र उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक उम्र के बाद हमको समझ में आने लगता है कि हमने जो चयन किया है हम उस पर आगे कितना कर सकते हैं। तो वो करें और पूरी निष्ठा के साथ करें तो सफल वो होगा ही।
और संगीत से जुड़े विद्यार्थियों के लिए तो कहना चाहूँगी कि संगीत हर तरीके से विकास करता है, हमारे मन का विकास करता है, हमको शिक्षित बनाता है, हमको व्यावसायिक रूप से भी आज बिल्कुल सक्षम बनाता है। पर भारतीय संगीत की जो खासियत है उसके साथ हम जुड़ के भारतीय संगीत की शिक्षा को हम अपना अनुभव रखें तो हम अपने साथ साथ इस विधा के लिए अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। संगीत से जुड़कर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बिल्कुल संभव बिल्कुल होता है। और ये भारतीय संगीत इतना समृद्ध है। आप एक संदेश यह भी है कि संगीत को जीवन के साथ जोड़ के देखना है। ये नहीं कि कोई साइंस का विद्यार्थी है या और किसी दूसरे विधा का विद्यार्थी है वो संगीत नहीं कर सकता। संगीत ऐसा है कि उसके हर एक विषय को, उसके जीवन के हर एक पक्ष को वो अनुशासित होकर निरंतरता आवश्यक है, सहयोग प्रदान करेगा और उसके लिए बेहतर करेगा। तो मुझे लगता है संगीत तो हर किसी को अपनाना चाहिए और युवाओं के लिए तो अच्छा है कि अभी से वो संगीत के लिए सोचे तो देखिए कि बहुत बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। जी दीदी, आपने लखनऊ घराने, आपके गुरु जो थे उन्होंने लखनऊ घराने में भी आते रहते थे, संस्कृतियों का रायगढ़ घराना और लखनऊ घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, तो कहीं ना कहीं सब गुरुजन आपस में मिलना और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहता था। तो कुछ हमें रायगढ़ घराने के विषय में बताएं कि क्या उसकी विशेषता है। अगर मंच पर कोई कलाकार कर रहा है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि रायगढ़ घराने का है या लखनऊ घराने का है। जैसे कथक में तो 3 घराने पहले थे, जयपुर, लखनऊ और बनारस। और उसके बाद रायगढ़ में जो मैंने कहा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वहाँ जो काम हुआ तब तक तो जयपुर और लखनऊ और बनारस स्थापित करा था जी। तो ये बहुत बाद की बात हुई। पर रायगढ़ के राजा चंद्रधर सिंह जी मतलब इतने समर्पित थे इसके लिए कि 1936 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इलाहाबाद में। तो उन्होंने ये कहा था कि आज जो संगीत चल रहा है, आज का जो संगीत है और ख़ासकर मैं नृत्य की बात करूँ तो उसमें जो चमत्कारिता और तेजी, तैयारी या प्रतियोगिता की जो भावना, एक दूसरे से आगे कैसे बढ़े, उसकी भावना जो चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे ये बहुत अच्छा इसका भविष्य नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मशीन की तरह जो दिख रहा है, लोग धुआंधार नाच रहे हैं जी, इतनी तैयारी के साथ नाच रहे हैं, तो लगता है कि ये वापस मैं उस तरफ इसको मोड़ूँ कि ये किसी खास उद्देश्य से, खास भावना से नृत्य रहे और इसके पीछे एक अर्थ रहे, कोई भाव रहे, ताकि ये आगे बहुत दिनों तक ये निरंतर चलता रहे और इसका असर लोगों पर रहे, इसका प्रभाव लोग, ऐसा नहीं कि हमने कुछ एक बहुत अच्छा चमत्कार देख के हम चले गए, वो एक छाप, एक कोई अच्छा हमको मैसेज दे के जाए। तो इसके लिए उन्होंने, और वो इतने सक्षम थे क्योंकि एक रियासत के वो राजा थे, तो उन्होंने सारे तीनों घराने के गुरुओं को अपने दरबार में रखा जी, और उन्होंने उनको प्रेरित किया कि इस तरीके से कथक को हम वापस इस पर सोचें कि ये अर्थमय हो जाए, पूरी तरीके से भाव प्रदान हो जाए, क्योंकि कथा से ही आया था। तो वहाँ जो विकसित हुआ, एक कार्य हुआ, शोधपरक कार्य हुआ कि हर एक बंदिशें, कोई रचना वहाँ ऐसी नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं। आमद तोड़े परन की बात हुई तो ये एक रचना है जिसमें भाव की बात तो ऐसी होती नहीं थी, भाव अप्रत्यक्ष रूप से है, बट वो किसी अर्थ से, किसी शब्द से, किसी मतलब से नहीं सीधे जुड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, जितनी रचनाएं वहाँ रची गई उनका सबका नाम लिया, पर्णों को बिना नाम के उनका एक भी परण नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या में, चाहे दल बादल परण है, गजबिला, उन्होंने नेचर के साथ कथक को जोड़ा। और
कवित्व की बात थी, आप तो संगीत से जुड़ी हैं, आप जानती हैं कि कृष्ण के चरित्र को लेकर, शिव के चरित्र को लेकर जो कवित्व होता था, उन्होंने सामान्य जीवन, एक मनुष्य के जीवन की जो घटना है उसको हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, इस तरीके की उन्होंने रचना की। एक जैसे कवित्व मैं बताऊं कि नटवर नाचत या नाचत गोपाल लाल तत्कथि, इस तरीके की परंपरा थी। उन्होंने एक अमृत ध्वनि नाम दिया। अब देखिए उसका नाम कि ध्वनि, क्योंकि वो ध्वनि का उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया कथक नृत्य के साथ। साउंड मतलब जो निरर्थक बोलते जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तक तिट हो गया, तो उसका जो साउंड निकलता है, साउंड से हम किस अर्थ को की ओर हम सोच सकते हैं, वो ध्वनि हमको किस अर्थ की ओर इंगित करता है। अब जो मैं अमृत ध्वनि की बात कर रही हूँ उसमें भी देखिए आप, और चूंकि वहाँ बड़े बड़े धुरंधर संस्कृत के प्रकांड पंडित और साहित्यकार भी उस दरबार में थे, तो साहित्यकार, नर्तक, संगीतज्ञ, वो गायक भी, वो वादक भी, इन सबको एक साथ मिलकर जो वहाँ रचनाएं बनी, तो ये अमृत ध्वनि आप एक बार सुनिए, आपको लगेगा कैसे उन्होंने थोड़ा सा मोड़ दे दिया एक और रास्ता बना दिया। उस पर फिर आज गुरु ने अनेक काम किया। मुझे तो ये लगता है, चूंकि मेरा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इस विषय पर रहा है, तो उस समय जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो रायगढ़ दरबार में काम हुआ, उसको आगे बढ़ा आज हम जो देखते हैं वो वहाँ की सोच का परिणाम मुझे लगता है। और इसको मैं सुनाना चाहूँगी अमृत ध्वनि को। झम झम पानी भरत थी। अब झम झम का प्रयोग देखिए, झम झम पानी भरत थी, पनिहारी ने झक छोड़। झा का उन्होंने रिपीटिशन किया है, अनुप्रास का। घिरी सघन वर्षा घटा, घग 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 घन घोर, घग 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 घन घोर। अब देखिए फिर रव अति विद्युत दमकत, खोचत चितभई सोचत चकजन, बूंदत बरसत कानन न निरखी, अंक करी अनुराग गत श्रम, चक्र पियलक, चक्रधर सिंह जी ने अपने नाम से, चक्र पियलक झज्झ झरी रस, री झज्झ झम, धाकत धा धाकत धा धाकत धा। एक परिहारी की अनुप्रास अलंकार में, और एक मतलब आप देखिए इतना सांगीतिक भी लग रहा है और साहित्यिक रूप से भी ये इतना मतलब अच्छा है और महत्वपूर्ण है। और दूसरी एक पनिहारी की कहानी है कि वो पानी भर रही है झमझम, और बादल कैसा है, गरज कैसे रहा है, पर यदि वो सोच रही है कि अपने पी के लिए, या राजा चक्रधर सिंह जी अपने बात वहाँ रखते हैं, तो उसके आंसू भी पनिहारी के आ रहे हैं, पर जैसे ही सोचती है कि वो मुझे मिलना है, मेरे को अपनी खुशी की तरफ जाना है, तो तुरंत वो री झम जाने के लिए आतुर होती है। तो ये इस तरीके की परिकल्पना रचना है जी। ठुमरी होती मतलब जो परंपरा के अनुसार आ रहा था कि एक खास नायिका को लेकर ठुमरी बनती थी, चाहे वो विरहिणी नायिका को या स्वाधीन पतिका नायिका को। पर राजा ने ये भी सोचा, क्योंकि साहित्य के प्रति उनका काफ़ी रुझान था, तो उन्होंने एक ही ठुमरी में अलग अलग रस या अलग अलग नायिकाओं को करने के लिए, मतलब उनकी परिकल्पना, और उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार अभी भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यदि हो, अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि विभिन्न विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी रायगढ़ दरबार की रचनाओं को समावेश किया गया है, इससे बच्चों तक आसानी से सुलभ हो जाएंगे। बहुत सुंदर। मेरी कुछ उसकी उनकी रचनाएं कुछ और बोल कर, हाँ कुछ बोल, उनके बोल जो मैं आपको बता रही थी, एक ठुमरी की जो बात मैं कर रही हूँ कि उन्होंने अनेक नायिकाओं को एक साथ, जैसे कहा गोरी सलोने तोरे रहना, इसमें भी आप देखिए कि हर जगह कितना समृद्ध है, क्योंकि साहित्य को भी समझना जरूरी है, चाहे वो संगीत का विद्यार्थी है, चाहे वो नृत्य का विद्यार्थी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको
साहित्यिक विशेषताओं को जब तक वो समझेगा नहीं, उसकी तह तक जाएगा नहीं, तो उसके साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा और न्याय भी नहीं कर पाएगा, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उन्होंने एक ठोरे में बुरी सलोने तोरे नैना यहाँ श्रृंगार रस, नवल मद मात हसत है हास्य रस, तान तान के तीर चलावे। तो इसमें वीर रस है, वो हालांकि उनकी आंखों की बात है नायिका की, बट उन्होंने तीर से इसको जोड़ा है, तान तान के तीर चलावे यह डर पावे मैना। और वो जो तीर चल रहा है ना, उससे उनका जो मन रूपी मैना है वो भय खा रहा है, तो वो भयानक रस। और रोए मरत है तोरे सनई, तो रोए मरत है शब्द पे यदि हम जाए तो तुम्हारे सनई रो रहे हैं, पर ऐसा है कि जो नायिका है उसके जितने चाहने वाले हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि इनकी आँख तीर के समान चल रही है, तो वो रो रहे हैं। तो वहाँ वो आया है करुण रस, रोए मरत है तोरे सनई, अजब गजब की है सेना, वहाँ अद्भुत रस, अजब गजब की है सेना, रौद्र रूप विरहन की चोटन। और नायिका के विरह के रौद्र रूप को बताया वहाँ रौद्र रस, रौद्र रूप विरहन की चोटन, नरक भयो है ऐना। तो जब नायिका के विरह की बात करते हैं तो विरह वो खंडिता में भी विरह हो सकता है, तो फिर वो कभी कभी विभत्स तक चला जाता है। ये उन्होंने वहाँ विभत्स रस की परिकल्पना की है। और चक्र पिया प्रेम सिंगारो, बकत बैरागी बहना। फिर इसको सीधा जो पहले भी ये कथक नर्तकों की बात होती थी कि घोर श्रृंगारिक के बाद वो अंत उनका आध्यात्म से जोड़ने के, ईश्वर के प्रति उनकी आसक्ति से होता था, तो वहाँ वही बात यहाँ आई है कि बकत बैरागी, जो बैरागी है वो कह रहा है कि अब मेरे तरफ आपकी दृष्टि ऐसी हो, प्रेम की दृष्टि हो। तो ऐसी रचनाएं उन्होंने की है। और बंदिशों की बात करूँ तो आपको एक दो सुना देती हूँ मैं। दल बादल बदल की बात है, इसको उन्होंने दल बादल नाम दिया, और इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु की परिकल्पना की है। और जैसा परण की का ट्रेडिशन एक जो चल रहा था लखनऊ जयपुर में, धागे या धान धान धगत धगत, यहाँ उन्होंने दल बादल नाम दे के कर दिया। नगन धित तधित तड़न न ताधा, फिर धित 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 धड़न न तिट तिट, धगनगत धगनगत, तिट तिट धिट धिट तड़न तकिट तक, दिगन नाड़ धित तड़न न था, ताधा तिटिकत गिरित तगन तक तिट गदिन तान था, ताधा तिटिकत गिरित तगन तक तिट गदिन तान था, ताधा तिटिकत गिरित तगन तक तिट गदिन तान था, धित धित दिगन नाड़ धित। ये भी जैसे चक्करदार परण यदि कहें तो चक्करदार का जो मेथड होता है उसके अनुसार नहीं है, पर 3 बार करके इसको उन्होंने चक्करदार कहा, और बीच में उन्होंने जोड़ा धित धित दिगन नाड़ धित। तो वो धित धित दिगन, ये सब शब्द वर्षा को क्यों इंगित करता है। तो उन्होंने ध्वनि से अर्थ को जोड़कर कथक नृत्य की रचनाओं के लिए एक नया मार्ग सुनिश्चित किया, और ताकि वो कथक को शुरू से अंत तक अर्थमय देखें, और जो कथा से इसकी उत्पत्ति हुई है तो कथा से कहीं ये अलग ना हो जाए, विलग ना हो जाए। तो ये रायगढ़ घराने सुंदर खासियत। दीदी, वर्तमान समय में आप एक कुलपति पद को निभा रही हैं जिम्मेदारी से, तो इस व्यस्ततम कार्य से आपको अपने रियाज के लिए कैसे समय मिलता है? मैं इस पर कहना चाहूँगी कि चूँकि काम तो मेरा ये संगीत से ही जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा हूँ मैं, तो इसमें मुझे लगता है कि जो साधना की बात मैं कह रही थी वो मैं ना करूँ तो अपने आप के लिए। आज मेरे साथ स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि मैं मंच पे करूँ, पर मैं अपने आप के लिए नियमित अभ्यास से मैं जुड़ी हुई हूँ, और कभी कभी बीच में गैप होता है जरूर, बट छूटता नहीं। और मैं बताऊँ कि मैं अपने जो मेरे गुरु पीडी आशीर्वादन जी रहे, जो मेरे शोध के गाइड भी रहे, और उनका मानना था कि प्रयोग के बिना हम
और बातें हम कर नहीं सकते। आज यदि मैं नृत्य विधा के बारे में यदि बोलने के लिए कुछ चाहूँ तो जब तक मैं उसको प्रयोग के साथ नहीं देखूंगी मैं शायद नहीं कह पाऊँगी। तो प्रयोग और शास्त्र का जो दोनों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रयोग से जुड़ी हुई हूँ ही। और चूंकि पीडी आशीर्वादम जी मेरे गुरु रहे और उनके कारण मुझे ये दिशा मिली, और इस लाइन में आगे आने के पीछे एकमात्र मेरे गुरु रहे, और वो चाहते थे कि मैं नियमित रूप से अभ्यास करते रहूँ पढ़ने के साथ साथ। तो वो आज भी, और उनकी एक इच्छा थी कि जैसे वो 50 साल की उम्र में लक्ष्मी महाराज जी के पास आए, क्योंकि उनको लगता था कि जहाँ से कथक निकला है मैं वहाँ जाके देखूं। तो ये बात वो मेरे से भी कहते थे, और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि पिछले 12-13 साल से मैं पंडित जयकिशन महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ, और कहना चाहिए कि उनके साथ मैं कथक सीख रही हूँ अभी भी। और लगता है कि वो अथाह है जी। उस घर में कथक की जो शिक्षा है या कथक को जो देखना है, तो ये जीवन बहुत छोटा है मेरा, तो मैं अभ्यास करते रहती हूँ, और उनके मार्गदर्शन में ही मैं आजकल कर रही हूँ। अपने आप के लिए तो मैं अभ्यास करती हूँ, समय निकाल लेती हूँ, कहीं नहीं मिलता तो रात को 11 बजे कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को रायगढ़ घराने के विषय में, उसकी विशेषताएं और उसकी चीज़ों से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मेरा साक्षात्कार लिया, और अभी हम फिर कभी मिलेंगे किसी विषय पर बात करने में। निश्चित रूप से बहुत